Hello students, how are you? Again, I am Uday sir for the next topic from social science. In last video, we have discussed about the physical features of Indian subcontinent, just like northern plains, northern mountains, central plateaus, coastal plains, etc. But in this video, विल स्टडी अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स। जो हमने आपको फिजिकल डिविजन्स बताए थे, उस फिजिकल डिवीजन के बारे में हम वन बाय वन, जैसे हमने बताया था कि हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले, जैसे पिछले में हम लोगों ने जो नॉर्दर्न माउंटेन्स था उसके बारे में देखा था, हिमालयन, इट्स रेंजेज, लोकेशन, इंपॉर्टेंस, इस सब के बारे में देखा था। तो इसमें हम लोग जानेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की क्या कंडीशन होती है, क्या उसका इंडिया में इम्पोर्टेंस है, उसका स्ट्रेचिंग कहाँ तक है, एक्सटेंशन कहाँ तक है, कैसे बना है। तो चलिए थोड़ा सा नज़र हम डालते हैं जब मैप पर। तो जैसे कि आप इस मैप में देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्रीन पार्ट फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, एंड दिस ग्रीन पार्ट शो द प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये जो रीजन आप हरा देख रहे हैं भारत के नक्शे में, यही जो क्षेत्र है जिसे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। चूँकि नॉर्थ में है इसीलिए इसको नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो सबसे बड़ी बात कि ये जो एरिया है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरेड अवे बाय 3 रिवर्स। 3 नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए गए, या फिर उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज थी, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके द्वारा जो भी अवसाद लाए गए हैं, उनके डिपोजिशन से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और इसके कारण नदियों के द्वारा जो भी सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, इसको हम अलुवम कहते हैं, और उस तरह की मिट्टी को हम अलुवियल सॉइल कहते हैं। तो ये इससे निर्माण हुआ है, एंड दिस इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन इंडिया, एंड नॉट ओनली इंडिया, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड ऑल्सो। और ये उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ खेती होती है, फसलें उगाई जाती हैं, और इतना फर्टिलिटी इसकी है कि इसके कारण इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अन्न का कटोरा, अन्न भंडार, ग्रेनरीज ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है। अब हम आते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो दिस नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय, एज आई हैव टोल्ड दैट, डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स कैरिड अवे बाय 3 रिवर्स एंड देयर सिस्टम, which is called river system. और these 3 rivers are the Ganges, the Satluj and the Brahmaputra। 3 नदियाँ और उनकी जो ट्रिब्यूटरी है, जिसको हम सहायक नदी या वितरिका कहते हैं, उनके द्वारा जो भी मिट्टी लाई गई है, उसके द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। और एक नदी और उसकी सहायक नदियों को जब हम एक कंबाइंड देखते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर को रिवर बेसिन कहा जाता है। तो जैसे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को हम गंगा बेसिन कह सकते हैं, सतलज के लिए सतलज बेसिन, और ब्रह्मपुत्रा के लिए ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो 3 रिवर सिस्टम याद रखेंगे, द सतलज रिवर सिस्टम, द गंगे रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। दीज 3 रिवर सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इसकी बात जब सतलज की बात करते हैं, तो जो सतलज है बेसिकली ये पंजाब की नदी है, और सतलज रिवर बेसिन का जो दायरा है वो पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों के दायरे में आता है। और आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा ये भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो फूड प्रोडक्शन होता है, बेसिकली अगर आप गेहूं की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी इन्हीं जगहों से हुई थी। जो सेकेंड रिवर सिस्टम होता है, रिवर बेसिन, वो हमारा गंगा है। जब गंगा की बात करते हैं तो गंगा जो है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय पे, उस गंगोत्री से ये निकलती है, और वहाँ से 2 इसकी जो है ट्रिब्यूटरी आती हैं, अलकनंदा और भागीरथी के नाम से, याद रखेंगे आप लोग। गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ पे इसका नाम गंगा नहीं है, वहाँ पे 2 इसकी जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य जलधारा है, जिनको हम भागीरथी और अलकनंदा कहते हैं, और ये दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में आके मिलती हैं। और वहाँ से जब ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं तब इसे गंगा नाम दिया गया है। देवप्रयाग एट हरिद्वार जो उत्तराखंड में है। और उसके बाद ये जो गंगा है, इसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं, जैसे कोसी है, घाघरा है, पुनपुन है, गंडक है, सोन है।
And all these rivers, all these tributaries combinedly form a river basin which is called Gangetic river basin. और इस तरह का जो विस्तार है आप देखें तो 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल में है। और उसके बाद ये गंगा जो है वेस्ट बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहाँ पे एक समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो अगली जो नदी है इस नॉर्दर्न प्लेन्स में के बनने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा आपको पता है तिब्बत के मानसरोवर लेक। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां आपके लिए हैं। नदियां कहाँ से निकल रही हैं, कौन से स्टेट को कवर कर रही हैं। तो जैसे गंगा के बारे में हमने बताया गंगोत्री ग्लेशियर, उसी तरह ब्रह्मपुत्रा जो मानसरोवर लेक तिब्बत में है बेसिकली, वहां से निकलती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री करती है और वहां से आसाम होते हुए फिर ये आगे जाके अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन इसी बीच में ये एक जो बेसिन का निर्माण करती है, वांगहो, सांगपो, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां भी हैं, दिहांग है, दिबांग है, तो उसके कारण ये एक विशाल दायरा बनाती है। हालांकि ये अपनी भयंकरता के लिए भी जानी जाती है, आसाम या इसके तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत भयंकर बाढ़ के लिए भी जानी जाती है, लेकिन फिर भी इसके जो एरिया जो स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आसाम मुख्य रूप से आते हैं। उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है और वहां से जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये 3 नदियां अगर हम भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनके द्वारा लाया गया जो अल्लुवम होता है, बाढ़ हमेशा ही हानिकारक नहीं होता है। बाढ़ के कारण जो मिट्टी होती है, जो हमारे जो प्लेन्स है, मैदानी भाग है, उन पर एक लेयर बनती है एंड दिस लेयर इंक्रीजेज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देती है। और सबसे बड़ी बात ब्रह्मपुत्र से जो जुड़ी हुई है वो ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो आसाम में जब जो क्रॉस करती है तो वहाँ पे एक रिवराइज आइलैंड तैयार करती है। नदी में जो आइलैंड होते हैं उनको रिवराइज आइलैंड कहते हैं। एंड ब्रह्मपुत्र नदी हैज ग्लोरी दैट द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड विच इज कॉल्ड माजोली लाई इन ब्रह्मपुत्रा। दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है, नदी द्वीप जिसे हम कहते हैं, माजुली है। एंड दिस माजुली सिचुएटेड इन ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया। और दूसरी जो भारत की बात है, जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल के पास जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसके पहले ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा तब बनता है जब नदियों के जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं। बिकॉज नदी जब समुद्र से मिलने जाती है तो उसकी जो धारा होती है वो बहुत स्लो हो जाती है और धारा स्लो हो जाने से जो सेडिमेंट्स जो अवसाद जो होते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं और एक वी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे डेल्टा कहा जाता है। और इंडिया के पास एक दूसरी जो गौरव की बात है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये सुंदरबन डेल्टा भारत में है इन गंगा नदी के बाद। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये जो नदियां हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करती हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में ये हमें हेल्प करती हैं, हमारे एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके अलावा नदियों के किनारे अगर आप देखें, जब बनारस जाते हैं, आप इलाहाबाद जाते हो, आप हरिद्वार जाते हो, तो ये जो जगह हैं दे आर फेमस फॉर देयर रिवर्स। ये रिवर की कारण टूरिस्ट स्पॉट बने हैं, तो ये टूरिस्ट को भी एक तरह से इंकरेज करती हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो रिवर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल नॉट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स ऑल्सो बट वर्ल्ड में जो एक तरह से हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज में जब हम बात करते हैं उसी में इसके कुछ प्रमुख स्थान आते हैं। दुनिया में पर्यटन को बढ़ावा देने में, टूरिस्ट कम टू इंडिया और जिससे भारत वहाँ के लोगों को इनकम होती है। तो इस प्रकार से नदियों का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इसमें हम लोगों ने चूंकि नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा तो इसमें इनका योगदान सबसे ज़्यादा है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और इसके कारण ये जो क्षेत्र है खेती बड़े पैमाने पर होती है, पहले हमने बताया। पॉपुलेशन जो है बहुत ही यहाँ पे एक तरह से डेंस है, कंजस्टेड है, घनी आबादी है। तो इस वीडियो में इसके बारे में अगले फिजिकल फीचर के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।